तो हेलो स्टूडेंट्स, आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। फोर्थ सेमेस्टर की हमने सेकंड बुक भी स्टार्ट कर दी है जिसका नाम क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें हम आपकी पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे और पहली यूनिट का ही पहला टॉपिक है फेथफुल एम्पलीफिकेशन और साथ में है नीड फॉर बाइसिंग। तो मैं आपसे पहले फेथफुल एम्पलीफिकेशन की चर्चा करूंगा बिना समय को गवाए हुए। व्हाट इज फेथफुल? तो आप जैसे इस वर्ड पे ध्यान दो, फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। यही तो होता है, आई हैव फेथ इन यू, मुझे आप पर विश्वास है। और यहाँ पे इसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया है बच्चा, फेथफुल। तो फेथफुल का मतलब क्या है? विश्वसनीय। विश्वसनीय एम्पलीफिकेशन। कि एम्पलीफिकेशन क्या है बेटा? एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ाना। एक तरीके से समझना, एक तरीके से लैंग्वेज को समझने करना है। तो विश्वसनीय तरीका किसी चीज को बढ़ाने का। जैसे मैंने कहा मुझे क्या करना है, वेट अपना गेन करना है या मुझे बॉडी बनानी है, तो मैंने क्या किया, इंजेक्शन लिए, स्टेरॉइड लिए और मैंने शरीर को फुला लिया। तो वो फेथफुल तरीका नहीं है अपने शरीर को एम्पलीफिकेशन यानी के बढ़ाने का। फेथफुल तरीका क्या है बेटा? मैं नेचुरल डाइट लूं, फल फ्रूट जूस खाऊं और तब अपने देसी डंड मारूं, जिम जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं क्या स्टेरॉइड इंजेक्शन बॉडी में ना लगाऊं। तो वो क्या होता है हमारा फेथफुल, जब हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं तो विश्वसनीय तरीका। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन एक तरीके से वो है कि सिग्नल को बढ़ा दें और उसकी क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। सर हम नहीं समझे। तो जो आपका एम्पलीफायर होता है बच्चा, क्या होता है मेरे चाँद? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आप जानते हो, शादियों में आपने सुने होंगे, भैया एम्पलीफायर पे गाने बजा दे, या बूम बूम, घर में गाने बजाने को एम्पलीफायर ले आओ। तो भैया घर में जो आप शादी ब्याह में जो एम्पलीफायर करते हो यूज, वो होता है एक तरीके से वो ऑडियो, मतलब आवाज को एम्पलीफाई करता है, वो AFM होता है, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉडिफायर कह दो, या आप बताओ कि ऑडियो को क्या करने वाला, एम्पलीफाई करने वाला। उसमें आप छोटी सी आवाज डालते हो और बड़ी ले लेते हो। तो एम्पलीफायर का, या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर बनता किससे बेटा? ट्रांजिस्टर से। अब ये ट्रांजिस्टर क्या है, आपको अच्छा भला खासा याद होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था एन टाइप और पी टाइप। अगर ये याद नहीं है तो आप पीछे की मेरी वीडियोस देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर वाली। तो मैंने वहां पर एन टाइप बड़े अच्छे से डिस्कशन किया था और आपका पी टाइप भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। और इन्हें मिला के जब दो एन के बीच में एक पी को सैंडविच कर दोगे तो NPN ट्रांजिस्टर बन जाएगा, और दो पी के बीच में एक एन को सैंडविच कर दोगे तो PNP ट्रांजिस्टर बन जाएगा। मैंने बताया था कोने वाला होता है इमीटर, याद हो कुछ, बीच वाला होता है बेस और कॉर्नर वाला आपका होता है कलेक्टर। ये सब आपको याद होना चाहिए। इसका काम क्या होता है? करंट फ्लो कराना, बेस में से होकर गुजरती है, और कलेक्टर का काम क्या है? इकट्ठा करना जो करंट फ्लो में चार्ज पार्टिकल लगे हुए हैं। तो ये आपका NPN था। ऐसे ही सेम इसमें इमीटर शुरुआत का, बेस बीच का और कलेक्टर कॉर्नर का। फिर इसमें मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर। और मैंने बताया था इनमें सबसे ज्यादा यूज कॉमन इमीटर होता है। सर कॉमन इमीटर क्यों होता है सबसे ज्यादा यूज? अभी मैं आपको इसे रफ करके बता देता हूँ कुछ चीजें। अभी पहले एम्पलीफिकेशन फेसबुक पर जब चाहेंगे, मोटा मोटा ही आपको रिकॉल करा दूं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में थोड़ी चीज ये बैठी हुई है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े हो, तो मुझे वो आपको रिकॉल कराना है, थोड़ा सा याद दिलाना है। ठीक, तो कॉमन इमीटर सबसे अच्छा क्यों होता था बेटा? एम्पलीफायर में क्या होता है, आप इनपुट डालते हो और आउटपुट ले लेते हो। अब मैंने आपको दो मशीन दी, एक में आप 10 रुपए डाल रहे हो और 100 रुपए ले रहे हो, एक में 10 रुपए डाल रहे हो और बाहर 20 रुपए निकल रहे हैं। कौन सी मशीन ज्यादा बेहतर?
सर मशीन तो वो ज्यादा बेहतर है जिसमें 10 डाल के 100 ले लो, लूट लो माल। 1 करोड़ डालेंगे 100 करोड़ ले लेंगे। 1 करोड़ कहां से लाओगे नलायको? 10 रुपए डाल के 100 ले लो, वो ही काफी है। तो भैया वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि कौन सी ज्यादा बेहतर है? जिसमें इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा। कॉमन इमीटर, इमीटर में इनपुट क्या होता था? बेस, और आउटपुट क्या होता था? कलेक्टर। तो भैया बेस छोटा सा होता था तो ये इनपुट कम हो गया, और कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता था तो ये बड़ा हो गया। तो इस वजह से हम वैसे आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि बेस्ट कौन सा होता था? कॉमन इमीटर। तो हम जब भी एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं मैं, तो आप समझना मैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझना आप। मैं क्या, मोस्टली सभी टीचर जो बात करेंगे वे किसकी बात करेंगे? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। अब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर क्या है, मैं अच्छे से कई बार डिस्कशन कर चुका हूं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें समय में बर्बाद नहीं करूंगा। आओ अब एम्पलीफायर पे आओ। अब एम्पलीफायर का काम क्या होता है? टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल, यानी कि वीक सिग्नल को बढ़ाना। कैसे है भैया? ये आपका कोई एम्पलीफायर है। क्या है? एम्पलीफायर है। ठीक, आपने इसमें छोटा सा सिग्नल डाला और यहां मुझे क्या मिल गया बेटा? बड़ा सिग्नल। ये क्या है? एम्पलीफिकेशन। मैंने छोटा सा सिग्नल डाला और मुझे बड़ा सिग्नल मिल गया। ठीक, ये आपका क्या होता है? एम्पलीफिकेशन। तो सर ये आपने दो फिगर क्यों बनाई? भैया देखो, एक में तो शेप लगभग सेम है। शेप क्या है? सेम है। इसमें शेप बदल गई, थी ऐसे वाली और मिल कैसे गई? ऐसे वाली। ठीक, तो इसमें शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। समझना सारी चीजें, अगर समझ गए तो लिखने में कुछ भी नहीं है। तो पहले फेथफुल एम्पलीफिकेशन अच्छे से समझो। तो हमारा एम्पलीफायर का काम क्या है? वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना। आप क्या करोगे? ये है इनपुट, इनपुट में एक छोटा सा सिग्नल लो डाल दोगे, और आउटपुट में क्या करोगे? एक बड़ा सा सिग्नल ले लोगे। छोटा सा डाला और बड़ा सिग्नल मैंने ले लिया। तो अब इन दोनों में ये सेम काम हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें शेप सेम है, इसमें शेप सेम नहीं है। तो भैया जिसमें शेप सेम रहे, यानी कि शेप पे कोई फर्क नहीं डाल रहा, वो क्या है? आपका फेथफुल। तो फेथफुल मतलब विश्वसनीय, जिसमें शेप चेंज ना हो रही हो। तो आप समझ गए कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या है? फेथफुल एम्पलीफिकेशन वो है जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर दे, लेकिन उसकी शेप में कोई भी चेंज ना करे। अगर शेप में चेंज हो गया तो वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं रहेगा। चलो अब आपसे बात करूं कॉमन इमीटर। जो कॉमन इमीटर होता था, तो इमीटर यहां होता था, बेस यहां होता था, कलेक्टर यहां होता था। सर ये क्या बना रहे हो? बेटा ऐसे हम फिगर नहीं बनाते थे, कुछ धुंधली धुंधला जाए ये जमा, ऐसे ऐसे, याद है? अगर एन पी एन ले लेते थे तो एरो ऐसा होता था। एरो ऐसे क्यों होता था? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये आपका बेस था, ये इमीटर, ये कलेक्टर। तो इनपुट हिस्सा तो ये होता था। इनपुट हिस्सा क्या है? अगर मैं आपसे इनपुट पार्ट की बात करूं तो वो है बेस इमीटर। क्या है? बेस इमीटर। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो वो क्या है? इमीटर कलेक्टर। क्या है? इमीटर कलेक्टर। ये आउटपुट है। आउटपुट क्या है? इमीटर कलेक्टर। अब आप यहाँ ध्यान से देखो सर, क्या देखें? इमीटर दोनों में कॉमन है, इनपुट वाले में भी है इमीटर और आउटपुट वाले हिस्से में भी है इमीटर। इमीटर, तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? कॉमन इमीटर बोलते हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक छोटा सा नन्ना सा इनपुट में सिग्नल डाल लोगे और यहाँ एक बड़ा सिग्नल ले लोगे। अगर शेप में चेंज नहीं हुआ तो वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो गया, और शेप में चेंज हो गया तो वो फेथफुल नहीं रहा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, चंदो, गुलगुलो, रसगुल्लो, रसमलाइयो, समझ गए ये चीजें या नहीं समझे? सर अच्छे से हमारी समझ में आ गई। चलो समझ में आ गई, तो अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। सर कैसे लिखते हैं? देखो लिखना स्टार्ट कर दो, आपके बोर्ड पर आ गई। लो देखो सुनो। The basic function of transistor
इज टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो बेसिक फंक्शन है वो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। द वीक सिग्नल इज गिवन टू द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर, क्या वीक सिग्नल ट्रांजिस्टर के इनपुट में डाल दोगे, एंड एम्पलीफाइड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट, और जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के दौरान इट इज इंपॉर्टेंट, यह ध्यान देने योग्य बात है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल शुड इंक्रीज, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ जाना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द सिग्नल शेप, और सिग्नल की शेप में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने ये तो बताया भैया मैग्नीट्यूड बढ़ जाए लेकिन शेप में कोई चेंज ना हो। दिस इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल के मैग्नीट्यूड में यह इंक्रीज होना, विदाउट एनी चेंज इन इट्स जनरल शेप, इसकी जनरल शेप में कोई भी चेंज हुए बिना, इज नोन एज फेथफुल एम्पलीफिकेशन, क्या कहलाता है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहलाता है। अब कंडीशन क्या है फेथफुल एम्पलीफिकेशन की, मैंने पहले भी 1000 बार बता रखी है। अब फेथफुल मार्कर कहां हो तुम, फेथफुल एम्पलीफिकेशन की कंडीशन क्या है भैया, जो आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा फॉरवर्ड बायस, और जो आपका आउटपुट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। अब ये भी आपको याद होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, जब बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो P प्लस से होना चाहिए और N टाइप माइनस से कनेक्ट होना चाहिए। रिवर्स में उल्टा है, पॉजिटिव को तो आप कनेक्ट करोगे निगेटिव से और निगेटिव को कनेक्ट करते हो पॉजिटिव से, उल्टा। ये सब आपको मैंने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, आप पीछे की मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो एक बार रिकॉल कर लेना है इसके बारे में, ठीक है, बेसिक्स के बारे में। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कमेंट कर देना, तो मैं बेसिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आप यहाँ पे देख लो कंडीशन क्या है फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन इज दैट द इनपुट सर्किट, इनपुट कौन सा है, बेस इमिटर जंक्शन शुड रिमेन फॉरवर्ड बायस, एंड द आउटपुट सर्किट कलेक्टर बेस जंक्शन शुड रिमेन रिवर्स बायस एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द AC सिग्नल। अब भैया ये क्या हुआ, अब देखो जब आप किसी भी एम्पलीफायर के लिए नॉर्मली VI कैरेक्टरिस्टिक खींचते हो तो हमें इस तरीके का एक ग्राफ मिलता है, आपको याद होगा ये V है ये I है, ऐसा कोई ग्राफ मिलता है, याद है, कुछ थोड़ा बहुत आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, ऐसा कुछ याद आया, यस नो बताओ, ये सब आपको अच्छे से याद है या नहीं है, धुंधला धुंधला आ रहा, नहीं आ रहा, पे सोचने की कोशिश तो आप करते नहीं। पढ़ा था ऐसा जो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते थे, इस रीजन का नाम क्या था, वीडियो पॉज करो कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका नाम होता था कट ऑफ रीजन, याद है कुछ, बहुत नई चीजें ऑब्जेक्टिव वालों के लिए आ रही है, टेंशन ना लो। ये क्या होता था, ये होता था सैचुरेशन रीजन, ढंग से लिख दूं साफ साफ, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव वालों को बता रहा हूं, लिखनी नहीं है, सैचुरेशन रीजन, ये बात आप नोट करके कहीं को लिख लेना। और ये सारा क्या होता था, ये वाला ये वाला ये वाला, ये है एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। तो भैया अब आपका बीजेटी क्या होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अरे यार बाईपोल ही तो होते थे इसमें, पीएन जंक्शन, समझ गए। जो आपको ऑन स्विच में वर्क कराना है, ऑन स्विच में तो आपको सैचुरेशन रीजन में वर्क कराना पड़ेगा, इस वाले रीजन में अगर ऑन स्विच है। अगर आपको ऑफ में कराना है तो आपको कट ऑफ रीजन में वर्क कराना पड़ेगा। सर ये एक्टिव रीजन क्या है, अगर आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरीके से वर्क कराना है तो हमेशा एक्टिव रीजन में होगा, ध्यान रखना, इस बात को जहन में छाप लो। यहाँ पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन पढ़ना है तो एम्पलीफायर बनाने के लिए एक्टिव रीजन में वर्क करना चाहिए, बड़ी बारीकी से डिटेल लाया हूं। तो अब हम
कुछ भी रीजन मिल सकता है जब हम कोई भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचते हैं, लेकिन हमें एक चीज पता है, हम एक बैटरी लगा के इस रीजन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैटरी का लगाना भी बाइसिंग ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फेथफुल एम्पलीफिकेशन के बाइसिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बताई, क्या बताई, कंडीशन दो बताई है मैंने फेथफुल एम्पलीफिकेशन की, पहली और दूसरी। क्या बताया, जो आपका इनपुट है वो किस में होना चाहिए, हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में। इनपुट कौन सा जंक्शन बताया मैंने, बेस इमीटर जंक्शन, ये आपको पता है। और जो आपका आउटपुट है वो हमेशा किस में होना चाहिए बच्चा, वो होना चाहिए रिवर्स बाइसिंग में। वो क्या बताया आपको, कलेक्टर इमीटर कह लूं चाहे इमीटर कलेक्टर कह लूं, यही तो बताया आपको। ये आपका रिवर्स बाइसिंग में होना चाहिए। और ये कंडीशन किसके फुलफिल होती है, दिस कंडीशन was fulfilled by biasing ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी कि हम इन कंडीशन को अचीव कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करके। तो अब आपको एक चीज और पता चल गई, क्या क्या कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग किस लिए जरूरी है, इन कंडीशन को अचीव करने के लिए। देखो मैं अभी आपको लिखा देता हूं, ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें। सर अब आपके दिमाग में एक याद चीज और चल रही होगी, सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो। देखो मैं आपको दिखाऊं, एक तो ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग, एक ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग, और एक आपकी ये मैंने फोल्ड करके रखी हुई है, सब पे पिन लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। और 4-5 बुक और है। मैं एक बुक से कंटेंट नहीं लेता, ऐसा नहीं एक बुक लूंगा और वही छाप दूंगा। 4-5 बुक से हम आपका कंटेंट लेके आते हैं। अब देखो बाइसिंग की नीड क्यों होती है, ठीक। तो हम बाइसिंग से 3-4 कंडीशन अचीव करते हैं। उन कंडीशन से ये दोनों कंडीशन अचीव हो जाती हैं, और ये दो कंडीशन अचीव होते ही आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरीके से अच्छे से वर्क करने पड़ेगा। यानी कि बाइसिंग से कौन कौन सी कंडीशन आप अचीव करोगे, देखो, फॉर प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, यानी कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट भी होनी चाहिए। सेकंड, फॉर प्रॉपर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होना चाहिए। थर्ड, फॉर प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज। प्रॉपर क्या होना चाहिए, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज होना चाहिए, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होनी चाहिए, और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग पॉइंट अपनी जगह से हिल गया है ना, तो मामला खराब होगा। सर ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, उसे क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। कल की क्लास में जब हम स्टेबलाइजेशन पढ़ेंगे, तो स्टेबलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन करना है। तो कल की क्लास में हम ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास ज्यादा लेंथी क्लास नहीं थी, आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन खत्म हो गया, नीड फॉर बाइसिंग भी खत्म हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।